कहानी की शुरुआत जेल में कैद फ्रैंक पेरी नाम के एक आदमी से होती है, जो उस वक्त किसी गंभीर सोच में डूबा हुआ था और उसके चेहरे से यह साफ पता चल रहा था कि वो कुछ ऐसा करने जा रहा है जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया। और कुछ देर बाद फ्रैंक अपने कमरे से निकलकर जेल के सबसे खूंखार कैदी रिच के कमरे में पहुंच गया। उधर जेल के लॉन्ड्री रूम में 4 कैदी जेल से भागने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्होंने तुरंत ही नाली के ढक्कन को हटाकर जमीन में एक छेद किया, जिससे एक एक करके वो लोग नीचे उतर गए। पर ब्री काफी देर तक वहीं रुककर अपने खास दोस्त फ्रैंक का इंतजार कर रहा था। असल में उन सभी का प्लान फ्रैंक के साथ भागने का था, लेकिन ऐन वक्त पर फ्रैंक की जगह लेसी वहां पहुंच गया। अपने दोस्त का कुछ देर तक इंतजार करने के बाद ब्रोड भी आखिरकार उस गड्ढे में कूद गया, पर वो अनजाने में अपनी टोपी वहीं पर भूल गया था। कुछ देर बाद फ्रैंक भी आखिरकार वहां पहुंच गया, जो काफी जख्मी हालत में था, और उसने तुरंत ही ब्रोड की टोपी उठाकर उस गड्ढे में छलांग लगा दी। असल में कुछ महीनों पहले फ्रैंक बाकी कैदियों की ही तरह जेल में एक आम जिंदगी बिता रहा था, जहां उसका काम जेल के लॉन्ड्री रूम में कपड़ों को धोना था। फ्रैंक ने इस जिंदगी को काफी हद तक अपना लिया था, क्योंकि वो उस जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था और उसे बाहर निकलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। इसीलिए इस जेल को अपनी दुनिया मानने के अलावा उसके पास क्या ही चारा था। वो अपना ज्यादातर समय अकेले ही बताता। साथ ही फ्रैंक जेल के सबसे खूंखार कैदी रिझा से भी दूरी बनाकर रखता था। जेल में इतना लंबा समय बिताने के बाद अब फ्रैंक के कुछ दोस्त भी बन गए थे, और एक दिन जब फ्रैंक अपना काम खत्म करके कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि उसका साथी अपना सामान पैक कर रहा था। असल में उसकी सजा खत्म हो गई थी और वो वापस अपने घर जाने के लिए तैयार था। उधर बाकी सारे कैदी जेल में आ रहे नए बैच को देखने के लिए खड़े हुए थे, जिन्हें एंटीबैक्टीरियल पाउडर लगा के लाया जा रहा था। इसके साथ ही उन कैदियों ने अंडरवियर के अलावा कुछ भी नहीं पहना हुआ था, और ये देखकर सबसे ज्यादा खुश रिजा का भाई टोनी था, क्योंकि वो जेल में इतने लंबे समय से था कि आदमी होकर आदमी से प्यार करने में उसको कोई दिक्कत नहीं थी, और उसे कैदियों को छेड़ने में मजा भी बहुत आता था। और अब उसकी नजर लेसी नाम के एक नए लड़के पर टिक गई थी। कुछ देर बाद उन सभी कैदियों को अपने अपने कमरों में भेज दिया गया, और अब लेसी फ्रैंक का नया साथी बन गया था। और फ्रैंक को उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जब लेसी ने उससे बात करने की कोशिश की तो फ्रैंक ने उसे अनदेखा कर दिया। उसी शाम फ्रैंक को एक खत मिला। असल में फ्रैंक पिछले 14 सालों से अपने परिवार को इस आस में खत लिख रहा था कि शायद किसी दिन उसकी बेटी उसके खत का जवाब जरूर देगी, पर पिछले 14 सालों में उसे एक भी जवाब नहीं मिला। और जो खत आज आया था वो भी उसकी बीवी की तरफ से था, जिसमें उसने बताया था कि असल में ड्रग ओवरडोज के चलते उसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी और शायद कभी भी उसकी मौत हो सकती है। यह खबर सुनते ही फ्रैंक की पूरी दुनिया ही पलट गई, क्योंकि जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वो अब मौत की दहलीज पर खड़ा हुआ था। यह बात फ्रैंक को अंदर ही अंदर खा रही थी, और इसीलिए वो कुछ देर बाद जेल के चर्च में पहुंच गया, जहां उसकी हालत को देखकर एक गार्ड ने उसके लिए इतनी रात को भी दरवाजा खोल दिया। इसके बाद फ्रैंक कन्फेशन बॉक्स में गया, जहां उसने वो खत बाहर निकाला और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। और अब वो किसी भी हाल में अपनी बेटी से एक आखिरी बार मिलना चाहता था। अगली सुबह लॉन्ड्री में काम करते वक्त अचानक फ्रैंक की नजर वॉशिंग मशीन के पीछे लगी लोहे की जाली पर पड़ी, जिसके ठीक ऊपर कुछ लोहे के पाइप्स भी थे जो नाली को जेल से बाहर ले जाते थे। पर इस चीज ने फ्रैंक के दिमाग में एक बहुत बड़े प्लान की नींव रख दी। कुछ देर बाद फ्रैंक की मुलाकात अपने सबसे करीबी दोस्त ब्रोड से हुई, जिस दौरान उसने ब्री से पूछा कि क्या मशीन में लगे एयर वेंट्स जेल के सुअर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और अपने साथी के मुंह से ऐसी बात सुनकर ब्री पहले तो बहुत ज्यादा हैरान हुआ, पर तभी फ्रैंक ने उसकी अपनी बीवी का खत दिखाया, जिसे पढ़ने के बाद फ्रैंक किसी भी हाल में इस जेल से निकलना चाहता था, वो भी जल्द से जल्द, और इसके लिए उसे मदद की जरूरत थी। असल में ब्रोड को सुरंग खोदने का काफी एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसने इससे पहले भी जेल के नीचे एक सुरंग खोदी थी। और कुछ देर तक सोचने के बाद वो फ्रैंक का साथ देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो खुद भी उस जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। कुछ दिन बाद फ्रैंक लेनी नाम के खतरनाक बॉक्सर से मिला, जो वैसे तो उस वक्त पर पैरोल पर बाहर होना चाहिए था, लेकिन फ्रैंक के पिछले सेलमेट ने उसकी मुखबरी कर दी थी, जिसके चलते उसका पैरोल कैंसिल हो गया था। और अब वो बदले के लिए बहुत उतावला था, जिस चीज का फायदा फ्रैंक उठाने वाला था। जिसके बाद उसने लेनी को अपने प्लान के बारे में बताया। फ्रैंक उसके पास इसलिए आया था क्योंकि लेनी कोई भी औजार इस्तेमाल करने में माहिर था, जिस चीज का उन्हें बहुत फायदा हो सकता है। लेनी शुरुआत में झिझक रहा था, पर कुछ देर तक सोचने के बाद वो इसके लिए तैयार हो गया। इसके बाद फ्रैंक ने अपने बाकी 2 साथियों के साथ मीटिंग की, जहां वो लोग कुछ खेलने का नाटक करते वक्त अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे, और उनके पास भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो लॉन्ड्री रूम से गुजरता था। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 सुरक्षित दरवाजे पार करने थे, पर फ्रैंक के पास एक दूसरा रास्ता भी था। असल में जब फ्रैंक कन्फेशन बॉक्स में गया तो उसकी नजर उस कमरे की दीवारों पर पड़ी, जो काफी ज्यादा हल्की थी। और अब फ्रैंक के मुताबिक वो लोग कन्फेशन बॉक्स को तोड़कर लॉन्ड्री रूम में घुस जाएंगे, जहां से वो लोग एयर वेंट्स को तोड़ते हुए सीधा जेल के सुअर सिस्टम तक पहुंच जाएंगे। पर इसके लिए सबसे पहले एयर वेंट्स पर लगी लोहे की प्लेट को काटना जरूरी था।
उसी रात जेल की लाइट्स बंद होते ही ब्रोड अपने काम पर लग गया और उसने अपने कमरे की लोहे की पाइप्स को काटकर उन्हें पेंच से जोड़ दिया, जिसका इस्तेमाल वो लोहे की प्लेट को काटने में करने वाला था। उधर फ्रैंक जेल के सबसे बड़े कैदी टूटन से मिलने के लिए गया और फ्रैंक ने लेनी की तरफ से टूटन को एक बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज कर दिया। इधर फ्रैंक और उसके साथियों का प्लान भी तेजी से आगे बढ़ते जा रहा था और अब वो लोग अपने रास्ते को अच्छे से जानते थे, जो एयर वेंट से होते हुए ड्रेनेज सिस्टम में जाता था। जहां से आगे बढ़ते हुए वो लोग एक नदी पर पहुंचने वाले थे, जिसे पार करने के बाद एक रेलवे स्टेशन आने वाला था, जहां से उनकी आजादी की शुरुआत हो सकती थी। पर वो ये भी जानते थे कि उन रेलवे ट्रैक्स में 650 वोल्ट्स का करंट था और अगर समय रहते उन्हें पार नहीं किया तो वो सब मारे जाएंगे। अपना सारा प्लान डिस्कस करने के बाद उन्होंने 3 दिन बाद इस जेल से निकलने का फैसला किया, पर वो ये नहीं जानते थे कि टोनी ऊपर खड़े होकर उन लोगों को देख रहा था और उन तीनों के हाव भाव से वो समझ गया था कि वो लोग कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। उसी रात सभी कैदी टूटन और लेनी का मैच देखने के लिए कैंटीन में इकट्ठा हुए। असल में टूटन काफी ज्यादा ताकतवर था और उसने लेनी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, पर सही मौका मिलते ही लेनी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिसके चलते टूटन के मुंह से एक डायमंड का दांत बाहर गिर गया और लेनी ने गार्ड्स के वहां आने से पहले ही वो दांत उठाकर अपने पास रख लिया। इसके बाद उसने वो डायमंड का दांत अपनी पाइप के साथ जोड़ दिया, जो उसने एक रात पहले बनाई थी। अगले दिन टोनी ने बाथरूम में फ्रैंक से उनके प्लान के बारे में सवाल पूछे और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फ्रैंक से अपने कमरे का दरवाजा खुला रखने को कहा और साथ ही अगले दिन उसके कमरे में आने का वादा भी किया। जब फ्रैंक ने यह बात अपने साथियों को बताई तो उन सभी का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा गया, क्योंकि वो सभी जानते थे कि वो चाहकर भी टोनी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो रिजा का भाई था। पर वो ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनका प्लान पक्का बर्बाद हो जाएगा और इसीलिए फ्रैंक ने उन सभी से एक नए आदमी को टीम में लाने की इजाजत मांगी, जो उनकी इस वक्त मदद कर सकता था, जिसका नाम था विव बटिस्टा। बटिस्टा असल में एक ऐसा कैदी था जिसका काम था कैदियों को बहुत थोड़ी मात्रा में ड्रग्स पहुंचाना, और असल में वो ये काम सरकार के साथ मिलकर ही करता था, ताकि धीरे धीरे ड्रग्स की मात्रा कम करके कैदियों की लत छुड़वाई जा सके। अगले दिन फ्रैंक ने बटिस्टा के सामने एक ऑफर रखा, जिसके मुताबिक अगर बटिस्टा उनकी मदद करते हुए टोनी को किसी भी तरह से शांत करा देगा तो इसके बदले में फ्रैंक उसे अपने साथ जेल से बाहर ले जाएगा। बटिस्टा ने उनकी बात सुनते ही उसके लिए हामी भर दी और साथ ही उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो टोनी को हमेशा हमेशा के लिए शांत करने वाला था, और इसके लिए उसने खास ड्रग तैयार किया जिसमें उसने जहर मिलाया हुआ था, और उसने चुपचाप उन ड्रग्स को लैब से बाहर लाकर फ्रैंक को दे दिया। शाम को फ्रैंक थोड़ा घबराया हुआ टोनी के आने का इंतजार कर रहा था और उसने बटिस्टा का बनाया हुआ वो ड्रग भी अपने पास ही रखा हुआ था, ताकि जब भी टोनी उससे मिलने के लिए आए तो वो उसे ड्रग पकड़ाकर चुप करा दे। पर बदकिस्मती से टोनी कमरे में अकेला नहीं आया, उसके साथ एक और साथी था। टोनी ने तुरंत ही वो ड्रग का पैकेट अपने साथी को पकड़ा दिया, और टोनी की तो पहले से ही लेसी पर बुरी नजर थी और उसने इस मौके का फायदा उठाकर लेसी को छेड़ना शुरू कर दिया। पर लेसी बाकी कैदियों की तरह चुप रहने वालों में से नहीं था और उसने टोनी की इस हरकत के जवाब में उसे पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही टोनी के साथी ने यह देखा तो वो तुरंत ही डर के मारे वहां से भाग गया, लेकिन इस जल्दबाजी के बावजूद भी वो ड्रग्स का पैकेट ले जाना नहीं भूला। वहीं दूसरी तरफ टोनी इतना ज्यादा पिट चुका था कि उससे चला तक नहीं जा रहा था, जिसके चलते वो सेल से बाहर आते ही सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने भाई की यूं अचानक से हुई मौत के बारे में सुनते ही रिजा ने फ्रैंक को अपने सेल में मिलने के लिए बुलाया। वहीं दूसरी तरफ उस हादसे के बाद लेसी को सोलिसिटर कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया था। सभी लोग जानते थे कि टोनी अपनी ही हरकतों की वजह से मारा गया था, लेकिन कोई भी ये बात सबके सामने बोलने के लिए तैयार नहीं था, और अब बस एक ही चश्मदीद गवाह बचा था, जो था फ्रैंक, क्योंकि टोनी के साथी की भी तब तक जहर वाले ड्रग्स लेने की वजह से मौत हो चुकी थी, और इसीलिए रिजा फ्रैंक के मुंह से सारी सच्चाई जानना चाहता था कि आखिर उसके भाई का कत्ल हुआ तो हुआ कैसे। इसके लिए उसने फ्रैंक को उसी रात अपने सेल में बुलाया, पर बदकिस्मती से फ्रैंक और उसके साथियों ने भी उसी रात जेल से भागने का प्लान बनाया हुआ था, जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, और तब तक जेल में अलग अलग कमरों में बंद उसके साथी अपने काम पर लग चुके थे। उधर फ्रैंक को बताया गया कि उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए आई है, जिसने उसे बताया कि उनकी बेटी की उसी दिन सुबह सुबह हॉस्पिटल में मौत हो गई। ये खबर सुनकर तो फ्रैंक पूरी तरह से टूट गया, और अब उसके पास जेल से भागने तक की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि वो सब कुछ सिर्फ अपनी बेटी से मिलने के लिए तो कर रहा था। थोड़ा सोच विचार करने के बाद फ्रैंक देरी से ही सही लेकिन लॉन्ड्री रूम में बने उस गड्ढे के अंदर कूद गया। अब हम वहीं पर पहुंच गए जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। जिस रात ये सभी कैदी भाग रहे थे और एयर वेंट्स के पास पहुंचते ही लेनी ने अपनी बनाई हुई पाइप निकाली और उस लोहे की प्लेट को काटना शुरू कर दिया। प्लेट के हटते ही अब उनके सामने ड्रेनेज सिस्टम मौजूद था, और अब उन्हें इन्हीं पाइप्स में रेंगते हुए उस नदी तक पहुंचना था जो जेल के पास से गुजरती थी।
काफी सारी मुश्किलों से जूझने के बाद अब आखिरकार वो सभी लोग सुअर के एंड तक पहुंच ही गए थे। यहाँ पहुंचकर उन्हें पता चला कि सुअर सिस्टम को एक दीवार से बंद कर दिया गया था और अब उनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं था और उनका पूरा प्लान एकदम बर्बाद हो चुका था। लेनी को लेसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में लेसी को दीवार पर धक्का मारकर एक जोरदार मुक्का मारा, पर लेसी किसी तरह से बच गया, जिसके चलते वो मुक्का सीधा जाकर दीवार पर लगा और दीवार का थोड़ा सा हिस्सा नीचे भी गिर गया। और ये देखते ही उन लोगों को एहसास हुआ कि वो दीवार कुछ समय पहले ही बनाई गई थी और उन्होंने तुरंत ही उसे तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने उस दीवार में इतना बड़ा छेद कर दिया जिससे एक आदमी आसानी से निकल सकता है। ब्रूडी को इन चीजों का सबसे ज्यादा तजुर्बा था, इसीलिए उसने खुद इस छेद के अंदर जाकर आगे रास्ता तैयार करने का फैसला किया और उसने अंदर जाते ही तेजी से खुदाई करनी शुरू कर दी। पर बदकिस्मती से कुछ ही मिनटों बाद अचानक से उसके ऊपर काफी सारी मिट्टी गिर गई और वो उसके नीचे ही दब गया। फ्रैंक ने तुरंत ही अपने दोस्त को बाहर निकालने के लिए हाथों से खुदाई करना शुरू कर दिया और काफी देर तक लगातार मेहनत करने के बाद उसे आखिरकार ब्रोडी का हाथ मिल ही गया। ब्रोडी पूरी तरह से होश में नहीं था, पर फिर भी वो जिंदा था। अब वो लोग बारी बारी से ब्रोडी को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ रहे थे और कुछ देर चलते चलते वो लोग एक खाली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, जिसका मतलब था कि वो लोग सही रास्ते पर चल रहे थे। उधर लेसी ने भी फ्रैंक की मदद करने की कोशिश की क्योंकि उसके पैर से काफी खून बह रहा था, पर इसके बावजूद भी उसने सभी लोगों को लगातार आगे बढ़ते रहने को कहा। पर तभी उन्हें कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी, जिसका मतलब था कि अब पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और अब बात जिंदगी और मौत की थी, इसीलिए उन्हें मजबूरन अपने जख्मी साथी ब्रोडी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। अब उनके सामने एक छोटा सा तालाब था जिसे पार करना वैसे तो मुश्किल नहीं था, लेकिन लेनी को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से उसके लिए ये काम काफी ज्यादा मुश्किल बन गया। पर इन परेशानियों के बावजूद भी वो लोग किसी तरह से उस तालाब को पार करके रेलवे ट्रैक्स तक पहुंच गए और अब सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। लेकिन तभी बटिस्टा का पैर अचानक से पटरियों में फंस गया और इस चीज को बद से बदतर बनाने के लिए ट्रेन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। लेनी ने अपने साथी की जान बचाने की कोशिश की, पर अपनी इस कोशिश की वजह से वो भी उस ट्रेन के सामने आ गया। अब बस फ्रैंक और लेसी ही बचे हुए थे, जो ऐन वक्त पर साइड हटकर ट्रेन से बच गए। इसके बाद वो दोनों ट्रैक से निकलकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन दोनों ने अपने कपड़े बदलने के बाद एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कहा। और अब फ्रैंक उन सीढ़ियों पर था जो उसे लंदन शहर की सड़कों तक पहुंचाने वाली थी। तो आखिर फ्रैंक जेल से भागा क्यों? दरअसल जब वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था तो उसने लेसी को अपनी जगह भागने को कहा, जिसके बाद उसने लेसी को प्लान के हिसाब से हर एक चीज बताई और उसे जल्द से जल्द वहां से भाग जाने को कहा। यहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, जहां फ्रैंक तेजी से रिजा के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, जहां पहुंचते ही उसने बकवास करना शुरू कर दिया ताकि उसके दोस्तों को भागने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। इधर फ्रैंक ने रिजा को इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया कि उसने गुस्से में फ्रैंक को चाकू ही मार दिया। कुछ ही सेकंड बाद गार्ड्स भी उसकी मरहम पट्टी करने के लिए वहां पहुंच गए और अपनी बिगड़ती हालत के चलते असल में फ्रैंक सिर्फ ये इमेजिन कर रहा था कि असल में वो भी अपने दोस्तों के साथ जेल से भाग रहा था, लेकिन असल में तो उसने अपनी जान की बाजी खेलकर अपने दोस्तों के लिए समय खरीदा था ताकि वो लोग आजादी महसूस कर सकें। कहानी के आखिर में असलियत में ना सही पर फ्रैंक अपने दिमाग में लंदन की सड़कों पर अपनी बेटी से मिल रहा था, जो पता नहीं कैसे जिंदा थी। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो।